मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। और कवर करने के बाद हम आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको टॉपिक बताएंगे। टॉपिक के बाद उसका डिफिनीशन बताएंगे। और डिफिनीशन के बाद फिर हम इसमें आने वाले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एक एक करके हम सोल्यूशन की तरफ बताएंगे। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से जो देखते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मैं कह सकता हूँ आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझना, फिर सोचना, फिर आप इसको अच्छे से दोबारा से हल करना। ठीक है। और आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण क्या है। जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से रासायनिक रूप में, मतलब कि प्रतीकों और जो उसके प्रतीकों और परिभाषा के रूप में व्यक्त करना। ठीक है। सिंबल और उसके साइन के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखकर फिर क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से समझने और जानने के लिए उसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। और आपने देखा होगा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट राइट साइड। मतलब कि जो अभिकारक होता है उसे हम दाई बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को क्या लिखते हैं? हम दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब आता है, जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन हमने दिया है, अभी आगे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। फिर यहाँ पर दूसरा टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हमारे लिए दो कारणों से आवश्यक है। कितने कारणों से? दो कारणों से आवश्यक है। पहला कारण क्या है? पहला कारण हमने यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा क्या होते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? परमाणु ही भाग लेते हैं। और परमाणु भाग लेंगे तो इसलिए परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मतलब कि अभिकारक में परमाणु की संख्या और अभिक्रिया के बाद बना जो उत्पाद है उसमें परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, कौन सा नियम है हमारे पास? नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, जो हमारे पास अभिकारक होते हैं, ठीक है, अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान वो हमेशा क्या होना चाहिए? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण में जो है लिखा कैसे जाता है और उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपको पहले 2023 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? कि अगर हमने लिया है रिएक्शन MnO2 प्लस HCl चेंज होके बनाता है आपके पास MnCl2 और प्लस H2O और Cl2। ठीक है। आपसे कह रहा है इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 2025 में भी शायद पूछा गया था क्वेश्चन। ये है Zn प्लस H3PO4। ठीक है। हाइपोफास्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको हम। चेंज होके बन रहा है ZnPO4 जिंक फास्फेट का होल ट्वाइस और उसके साथ साथ H2O। हमें ये दो क्वेश्चन करना है जिसमें रासायनिक समीकरण में दे रखा है। इस रासायनिक समीकरण को क्या करना है? आपको संतुलित करना है। ठीक है। आइए इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम धातु को संतुलित करते हैं। किसको संतुलित करते हैं? धातु को। उसके बाद किसको संतुलित करते हैं? अधातु को। और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को और उसके बाद फिर हाइड्रोजन को। ये संतुलित करने का तरीका है, या जो हमने जो तरीका पढ़ा है उससे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे धातु को देखते हैं। धातु हमारे पास क्या है? मैग्नीज है। इधर भी मैग्नीज एक है इसलिए बराबर है। उसके बाद धातु को चेक करते हैं। धातु यहाँ पर जो है क्या है हमारे पास? जैसे कि क्लोरीन है। ठीक है। इधर भी क्लोरीन। इधर देखो क्लोरीन कितना है? 2 और 2 यहाँ पर 4 क्लोरीन है। इधर क्लोरीन हमारे पास कितना? 1 है। इसलिए क्लोरीन को हम करेंगे 4। जब क्लोरीन को 4 किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है इसलिए हाइड्रोजन को भी 2 से गुणा करें तो हाइड्रोजन 4 से बन जाएगा। और अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो इधर भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। तो
ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। दूसरा क्वेश्चन चेक करो आप। दूसरा क्वेश्चन में जिंक है, H3PO4 बन रहा है, रिएक्शन करके क्या बना, जिंक सल्फेट, जिंक फास्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं, देखते चलिए। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास Zn3, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया, धातु को संतुलित करना है, फिर अधातु को। देखिए यहाँ पर जिंक 1 है और इधर जिंक कितना है, 3 है, इसलिए जिंक को हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अब उसके बाद हाइड्रोजन चेक करना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ये विषम है और ये सम है, इसको इसलिए अगर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ऐसे भी चेक कर लो, या तो यहाँ पर फास्फोरस को भी देख लें, फास्फोरस यहाँ पर कितना है, 2 है, इसलिए यहाँ पर फास्फोरस 1 है, इसलिए फास्फोरस को हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 दूनी 8। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4 दूनी 8 है, फास्फोरस भी 2 हो गया है, और लेकिन हाइड्रोजन 6 है, इसलिए हाइड्रोजन के आगे हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ये 2 क्वेश्चन था जो पहले आपसे पूछा गया, इसको हमने आपको समझा दिया कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था। अभी हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहता है, अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद बना जो उत्पाद है उसका कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। इसलिए संतुलित करना आवश्यक है और यही नियम ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी था आपको, कुछ रिएक्शन और भी लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आता है यहाँ पर अभिक्रिया के प्रकार। अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया के प्रकार। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि अभिक्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया हमारे बहुत प्रकार की, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण जिसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, और अपचयन अभिक्रिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया, और संक्षारण और विद्युत गंधिता। ये सब हमारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, ठीक है। एक एक को आपको हम शॉर्टकट में समझा देते हैं। सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ क्या करते हो, जुड़कर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ए और बी हमने दो पदार्थ लिया और यहाँ पर हम क्या जुड़ गए, जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं, एकल उत्पाद का अगर निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट जाता है। जैसे अगर हमारे पास ए बी एक पदार्थ था, इसको हमने क्या किया, हीट दिया, टेम्परेचर दिया या लाइट दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, ये ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। तो यहाँ पर एक पदार्थ क्या हो रहा है, अभिकारक दो नए उत्पाद में टूट जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब आता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम लिखते हैं ए है हमारे पास, बी और सी है, तो विस्थापन विक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी विक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो अगर एक यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील है और ये क्या करे, बी को विस्थापित कर देगा, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ऐसी विक्रिया क्या होगी, हमारी विस्थापन अभिक्रिया के रूप में होगी, ठीक है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो पदार्थ अपने आस्थानों का क्या कर देते हैं, आदान प्रदान। लेकिन ये पदार्थ कैसे होने चाहिए, ये आयनिक यौगिक होने चाहिए। कैसे यौगिक होने चाहिए, आयनिक यौगिक। मतलब जब दो पदार्थों के आयनिक यौगिक अपने आयनों का क्या कर देते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उसे हम आयन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमारा कोई अवक्षेप का भी निर्माण होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल समझाते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, ए बी है एक पदार्थ, दूसरा है सी और डी। हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, ए वाला सी की जगह पे चला जाएगा और सी वाला ए की जगह पर आएगा। तो यहाँ पर दो पदार्थों ने क्या किया, आदान प्रदान कर लिया नहीं स्थानों का, तो ए की जगह पर सी आ जाएगा, सी भी बन जाएगा, और डी की जगह पर, सी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसलिए ए डी बन जाएगा। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हों, लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा भी क्या हो रही हो, निकल रही हो। तो ए और बी आपस में जुड़े और जुड़कर क्या किए, कोई प्रोडक्ट पी बनाए, उत्पाद बनाए, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा भी निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होती है, निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी की अभिक्रिया क्या होगी, दो पदार्थ अभिक्रिया करके उत्पाद तभी देते हैं जब उसको क्या किया जाए, जब उसको हम ऊष्मा ना दें। इसलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हालांकि आगे हम आपको एक एग्जांपल समझाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है, सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया।
ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन आपको हमने समझा दिया। अब आते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन की बात। जैसे संयोजन अभिक्रिया, देखो हमने क्या लिखा है, संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी क्या थे, दो पदार्थ थे, जुड़कर क्या कर दिए, एकल उत्पाद का निर्माण कर लिए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया होगी। और एग्जाम्पल के अंदर अगर देखा जाए, तो एग्जाम्पल के अंदर अगर देखा जाए तो क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं, और इसकी जल से विक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये कैसी विक्रिया होगी हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए ये कौन सी विक्रिया हो जाएगी हमारे, ये हमारी ऊष्मा क्षेपी भी विक्रिया हो जाएगी। ऐसे मैग्नीशियम का देखो ऑक्सीजन से विक्रिया का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद अगला आ रहा है क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारी पदार्थ क्या हो रहे हैं, वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर या नए पदार्थ उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अगर किसी पदार्थ है हमारे पास, कोई पदार्थ ए बी है, इसको हमें तोड़ना है दो अलग अलग बाटों में, दो अलग अलग उत्पाद में, तो तोड़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ऊष्मा या अगर हम ऊर्जा देंगे तो वो ऊर्जा कितने रूप में हो सकती है, तो ऊर्जा हमारे तीन रूप में हो सकती है। या तो ऊर्जा विद्युत के रूप में होगी, ठीक है, या तो ऊर्जा ताप के रूप में होगी जिसे हम ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी कौन सी हो सकती है, तीसरा हो सकता है प्रकाश के रूप में। तो इसका मतलब अभिकार जो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया भी तीन प्रकार की हो जाएगी। अगर विद्युत द्वारा हम वियोजित कर रहे हैं तो विद्युत वियोजन हो जाएगा, अगर हम ताप या ऊष्मा देकर वियोजित कर रहे हैं पदार्थ को तो इसलिए तापी या ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा, और अगर हम प्रकाश देकर पदार्थ को तोड़ रहे हैं तो कैसा अभिक्रिया हो जाएगी, वो प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमने लिखा भी था, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपके पास अगला टॉपिक। ठीक है, कौन सा अगला टॉपिक है आपके पास, अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या लिखा हमने अभी आपको बताया ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या करते हैं, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या करते हो, विस्थापित कर देते हो या भी हटा देते हैं, ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने आपको लिख के दिया है कि ए बी को क्या करेगा, हटा देगा। और एग्जाम्पल में देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे, सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बाहर जाएगा, क्यों, क्योंकि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है। और जिंक की अगर हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी बन जाएगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। और मैग्नीशियम की अभिक्रिया भी अगर हम तनु अम्ल के साथ कराएंगे तो भी मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। यहाँ देखिए दो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पहला क्या बनता है कि अगर धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाएगी तो क्या बनेगा, तो याद रखना लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। दूसरा क्या आएगा कि निकलने वाली गैस की प्रकृति बताइए या गैस की पहचान बताइए, निकलने वाली गैस क्या होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है हमारे पास, कहीं भी निकलती तो वो पटपट की आवाज के साथ निकलती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। अभी हम क्वेश्चन को करेंगे इसमें। अब आता है यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने क्या बताया कि जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक क्या करते हैं, अपने स्थानों का या अपने आयनों का क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास, क्या होगा अगर मैग्नीशियम को जलाया जाए या मैग्नीशियम का दहन, पहला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम का दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए, और जब मैग्नीशियम को दहन किया जाता है तो बनने वाले पदार्थ का नाम बताइए, और जो जलती है ज्वाला उसकी प्रकृति बताइए। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है किस प्रकार की विक्रिया है, तो याद रखना जब हम मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम की हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। अब इसको संतुलित करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, इधर भी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन दो है लेकिन इधर ऑक्सीजन एक है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम दो करेंगे, तो मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम को भी हमने दो कर दिया। तो यह अभिक्रिया हो गई और ये संतुलित समीकरण हो गया। अब इसके अंदर बात पूछी जाती है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखना इस अभिक्रिया में हमारे पास ऊष्मा भी निकलती है, क्या होती है, ऊष्मा भी निकलती है। अगर इसके प्रकार की बात की जाती है कैसी अभिक्रिया होगी, तो याद रखना यहाँ पर दो पदार्थ एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसलिए इसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, इसलिए यह एक संयोजन अभिक्रिया है पहला। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम दूसरा इसको हम ऊष्मा छेपी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा भी क्या हो रही है हमारे पास, निकल रही है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है वो किस किस प्रकार की ज्वाला के साथ जलती है, याद रखना ये सफेद रंग की तीव्र ज्वाला के साथ, कैसे, सफेद रंग की
तीव्र ज्वाला के साथ जलती, मतलब बहुत तेजी से सफेद रंग की ज्वाला के साथ ये जलती है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन इसमें पूछता है कि बताइए जो पदार्थ उत्पाद बनेगा, उत्पाद का नाम क्या होगा। तो याद रखना जो उत्पाद बनता है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें क्या मिलता है? चूर्ण प्राप्त होता है। अब पूछता है इसमें चूर्ण जो आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिला MgO का, ये किस रंग का होता है। तो याद रखना हमें यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है वह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है? सफेद रंग का चूर्ण होता है। तो यहाँ से आपकी कंप्लीट हो गई। और एक क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले उसको रिगमार से रगड़ कर साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रिगमार से रगड़ कर साफ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कार्बोनेट की और ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है। इसलिए अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम सही तरीके से नहीं जलेगा, ठीक है, मतलब पूर्ण दहन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको रगड़ कर साफ करना आवश्यक है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन जो ज्यादातर कोई एग्जाम में पूछा जाता है, मैग्नीशियम का दहन, ठीक है। अब आती है बात, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या होगा अगर हम बिना बुझाए चूने को, किसको? बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना को क्या करते हैं अगर हम अभिक्रिया करा देते हैं किससे? जल से। तो बताओ क्या क्या बनेगा, उत्पाद का नाम बताओ, रिएक्शन कैसी होगी, इसका रासायनिक समीकरण लिखो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखते चलना। अगर हम बिना बुझे चूने की बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। किससे अभिक्रिया कर रहा है ये? जल से, इसलिए H2O लगा देंगे। अब आप बताओ क्या बनेगा। तो यहाँ पर धातु ऑक्साइड है और जल से अभिक्रिया करें धातु हाइड्रोक्साइड बनती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं जब इसको हम जल में डालते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलती है। इसका मतलब इसमें ऊष्मा भी क्या होगी? निकलती है। इसलिए यह कैसी विक्रिया होगी? यह भी हमारी अगर प्रकार देखा जाए तो यह हमारी कैसी विक्रिया होगी? यह हमारी संयोजन भी अभिक्रिया है। और उसके साथ साथ कैसी विक्रिया है ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो बनने वाला पदार्थ उसका सूत्र बताइए, ठीक है। तो बनने वाला पदार्थ क्या है हमारे पास? बनने वाला पदार्थ जो है उत्पाद में जो बना है पदार्थ उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बनने वाला पदार्थ क्या है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुझा चूना। क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? और इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, कैसे भी क्रिया ये तो बता ही दिया हमने। अब आती बात अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। क्या पूछता है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, क्या ले लें हम? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम क्या करते हैं? हीट देते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं अगर हम ताप देते हैं तो क्या बनेगा? अभिक्रिया लिखिए, अभिक्रिया का प्रकार बताइए और उसके साथ साथ बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हमें क्या करना है? ताप देना, मतलब इसका वियोजन करना है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? हीट देंगे, ताप देंगे। तो अब बताइए जब भी किसी एक पदार्थ को हम ताप या हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। अब आती है, कहता है इसको संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। इसका संतुलित समीकरण हमने नहीं लिखा, इसका संतुलित समीकरण लिख देते हैं। हालांकि देखिए ये कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन इधर टोटल मिलाकर 2, इधर भी ऑक्सीजन, तो ये ऑलरेडी संतुलित है। इस वाले का सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए संतुलित समीकरण लिखिए तो इधर भी कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, और कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक, ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, ये भी हमारे पास संतुलित है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले पूछा गया किस प्रकार की विक्रिया थी। याद रखना ये हमारी कैसी विक्रिया है? यह हमारी वियोजन अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो रहा है? उत्पाद में टूट जा रहा है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या है हमारे पास? बनने वाला पदार्थ ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोला जाता है बिना बुझा चूना बोला जाता है। समझ में आ रही बात है? बिना बुझा चूना। अगर कहेगा इसकी प्रकृति बताइए, क्या पूछेगा ये किस प्रकृति का है? तो याद रखना यह एक क्षारीय प्रकृति का है। अब क्षारीय प्रकृति को जाहिर सी बात है ये लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा? नीला में बदल देगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ पूछेगा कि इसका उपयोग बताइए। यहाँ पर जो बिना बुझा चूना प्राप्त हुआ इसका उपयोग बताइए, जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? सीमेंट बनाने में, और उसके साथ साथ जो घर के मटेरियल होते हैं उसको बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, ठीक है।
ठीक है, तो क्या पूछा आपसे हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन का विक्रिया दी है, इसका एक उपयोग बताइए और बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए, और ये अब इसका लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको हमने सारे क्वेश्चन बता दिए। अब आता है जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लेड नाइट्रेट का क्या होता है अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे इसमें पूछेगा पहला कि निकलने वाली गैस का नाम बताओ, उसका कलर बताओ, बनने वाले उत्पाद का नाम बताओ, उसका कलर बताओ, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका संतुलित समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लेड नाइट्रेट को अगर हम क्या करते हैं गर्म किया जाता है, सबसे पहले लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है। इसको क्या करेंगे अगर हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने का मतलब इसको हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देने पर क्या होगा, ये वियोजित होगा। और किस में वियोजित हो जाता है, याद रखना ये होता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस में। ये तीन पदार्थ में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। अब आता है इसका, अगर आपसे कहे संतुलित समीकरण दीजिए, तो इसका संतुलित समीकरण देखिए सबसे पहले। तो यहाँ पर लेड एक है, इधर भी लेड एक है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 दूनी 6, और नाइट्रोजन कितना है, 2 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। अगर हम नाइट्रोजन को 2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 2 4, सॉरी 2 और 4 2 6 7 हो जाएगा। और 6 और 7 का हम कॉम्बिनेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ना देखकर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को ना देखकर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन न देकर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इधर लेट एक है, इधर भी लेट एक है, ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर ऑक्सीजन 2 2 4 1 5 है। इसका मतलब इसको अगर हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, और लेड कितना हो जाएगा, 2। और अब हम जैसे लेड को 2 करेंगे, अब देखिए क्या हो रहा है, नाइट्रोजन 2 हो जा रहा है। 2 कैसे, 2 यहाँ पर 2 दूनी 4, तो नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो लेड 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 दूनी 6, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, सॉरी 3 दूनी 6 दूनी 12, इधर भी ऑक्सीजन कितना, 2 4 दूनी 8, 8 2 10, और 10 2 12। और नाइट्रोजन कितना है, इधर 2 दूनी 4, इधर भी नाइट्रोजन 4 है। ये उसका संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, अब आता है पूछता है किस प्रकार की विक्रिया है, तो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी आप बताइए। तो यह एक हमारी कैसी विक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। कैसी होगी ये, वियोजन। अच्छा, किस प्रकार का वियोजन है ये हमारा ऊष्मीय या तापीय वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ऊष्मीय या तापीय वियोजन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछता है कि लेड नाइट्रेट का जो रंग होता है वो किस कलर का होता है। तो याद रखना, जो लेड नाइट्रेट का जो रंग होता है वो हमारा सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। और पूछेगा जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का रंग बताओ। तो याद रखना, लेड ऑक्साइड ये हल्के पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, हल्का पीला रंग होता है। अब कहेगा यहाँ पर एक जो गैस निकली है उसका नाम और प्रकृति बताओ। तो यहाँ पर निकलने वाली गैस NO2 है, जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये निकलने वाली गैस है। और उसके साथ साथ ये किस रंग की होगी, तो याद रखना इसका जो रंग होता है ये भूरे रंग का होता है। क्या होता है, ये भूरा होता है इसका रंग। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लगा होगा, इसमें क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछता है कि जो आपको ये पीले रंग का अवक्षेप बना है ये क्या है, तो याद रखना यहाँ पर जो लेड ऑक्साइड है ये एक प्रकार का क्या होता है, अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप। क्योंकि अवक्षेप हुए पदार्थ होते हैं जो जल में क्या होते हैं, अभिलय होते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपको ये बात अब समझ में आ गई कि क्या होगा अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा, कौन सी गैस निकलेगी, वो किस रंग की होगी, और कौन सा पदार्थ बनेगा वो किस रंग का होगा, और यह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है, यह अभिक्रिया कब कब पूछी गई है, ये 2025 में, 2023 में, 2020 और 22 में भी पूछी गई, और 2020 में भी पूछी गई है। ये कई साल से रिपीट होते हुए आ रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक बात और भी पूछी जाती है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसकी प्रकृति भी पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप। तो याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक अधातु ऑक्साइड है। क्या है ये, एक नाइट्रोजन, क्योंकि अधातु है इसलिए ये अधातु ऑक्साइड होगा। और अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो हम जानते हैं अधातु ऑक्साइड
अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगर अब ये अम्लीय प्रकृति के होंगे तो क्या करेंगे, अगर ये अम्लीय प्रकृति के होंगे तो ये नीले लिटमस पेपर को क्या करेंगे, लाल कर देंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, क्या करेंगे हम, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, किसमें, एक हम ट्यूब में, ठीक है। और उसके साथ साथ ये किस प्रकार की विक्रिया होगी और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बताओ, इसका संतुलित समीकरण बताओ। तो सबसे पहले पूछा गया है कि आपको इसको एग्जाम्पल दे, कह रहा है बनने वाले उत्पाद कौन कौन से होंगे, आपको ऑप्शन में भी मिला हुआ है, ठीक है। कह रहा है ऑप्शन बताओ कौन कौन सा उत्पाद बनेगा। पहला ऑप्शन ये है PbO, N2O और O2। दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, उत्पाद कौन कौन बनेगा, NO, PbO और O2। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ रहा है आपके पास PbNO3 का होल ट्वाइस, कॉमा O2। और चौथा ऑप्शन आया आपके पास NO2 PbO प्लस O2। तो आपसे पूछ रहा है कि बताए अगर लेड नाइट्रेट गर्म करेंगे तो कौन सा बनने वाला उत्पाद में से कौन सा हो सकता है। तो ये वाला गलत होगा, ये भी तीनों गलत होंगे, केवल हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा, जिसकी हमने बताया ये प्रकृति अम्लीय होती है और भूरे रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है और ये एक अवक्षेप है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका संतुलित समीकरण भी पूछेगा तो आप संतुलित समीकरण भी दे सकते हैं। तो ये हमारे हुए कुछ अभिक्रिया जिसमें हम किसके बारे में पढ़े, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ठीक है। और विस्थापन अभिक्रिया और उसके साथ साथ विस्थापन अभिक्रिया, उसके साथ साथ वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब आते चलते हैं हमारे पास जो अगली रिएक्शन आती है, अगली रिएक्शन कौन सी होगी देख लेते हैं यहाँ पर। अगली रिएक्शन हमारे पास आ रही है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या बताया हमने, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा भी निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए जैसे ये एग्जांपल अभी आपने किया था कि नहीं किया था, बुझे चूने को बिना बुझे चूने को जेल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा निकलती कि नहीं निकलती। दूसरा एग्जाम्पल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मिथेन है। और अगर हम मिथेन की बिक्रिया ऑक्सीजन से, मतलब कि कैसी बिक्रिया है, ये मिथेन का दहन है, क्या है ये, मिथेन का अगर दहन किया जाएगा तो कैसे बिक्रिया होगी, संतुलित समीकरण। ये कई बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, अगर मिथेन की बिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब कैसे बिक्रिया होगी, ये भी ऊष्माक्षेपी बिक्रिया होगी। और संतुलित समीकरण में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 था, 2 से हमने बैलेंस किया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, इधर भी ऑक्सीजन को हमने 2 से गुणा कर दिया, 4 बन गया और यह बिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर कुछ नोट बातें लिखी गई है, क्या लिखा गया है कि सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी बिक्रिया होती है, मतलब जब भी कोई चीज जलाई जाएगी तो कैसे बिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी बिक्रिया होती है। अगला आ रहा है इंपॉर्टेंट, ये भी है, श्वसन कैसी बिक्रिया है, तो याद रखिए श्वसन कैसी बिक्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी बिक्रिया, कैसी बिक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी बिक्रिया है। अब आपसे कारण पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी बिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा श्वसन को ऊष्माक्षेपी बिक्रिया क्यों कहा जाएगा। तो अब देखते चलिए, जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जाती है, फेफड़े में, फेफड़े से पूरे बॉडी में पहुंचाई जाती है, और पहुंचाई जाती है तो वहां पर क्या होती है, वो रिएक्शन कर जाती है, और रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस किसमें बदल जाती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलती है तो हमें उसके साथ साथ क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने का मतलब क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। तो अगर ये ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है तो हमें ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलेगी तो हमें उत्पाद क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिला हमें, ग्लूकोज, मतलब एनर्जी मिल गई। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं श्वसन कैसी बिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी बिक्रिया होगी। तो अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो क्या बताएंगे, श्वसन को ऊष्माक्षेपी बिक्रिया कहा जाता है क्योंकि श्वसन के उपरांत जब ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वह अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है, और उत्पाद के रूप में ऊष्मा अर्थात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी बिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, ये भी। अब आता है यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की जो विपरीत अभिक्रिया होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को हमने क्या लिखा है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के विपरीत होती है, अर्थात वे अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऊष्मा को ग्रहण करेंगे तभी हमारी रिएक्शन होगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हम कुकर के अंदर भोजन को रख दें, कुकर के अंदर हम खाने को रख दें और नीचे से आग ना जलाए, क्या हमारा खाना प्राप्त बनेगा, हमारा खाना
खाना बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने वहां पर उसको आग नहीं दी। तो इसका मतलब खाने को पकाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊष्मा या ऊर्जा देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए जो हमारा खाने का बनना है, भोजन का पकना, कैसी बिक्री होगी, ये एक ऊष्मा शोषी बिक्री होगी। तो ऐसे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हमने लिखा है, जैसे अभी आपको हमने पढ़ाया ना, लेड नाइट्रेट को अगर देखिए हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO2 गैस बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी विक्रिया, इसके एग्जाम्पल भी आपको हमने बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक क्या आ रहा है, ठीक है, अगला आ रहा है यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमने कुछ नोट डाल के लिखा है। कौन से, कि सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती हैं। समझ में आई बात। तो जब भी हम किसी पदार्थ को वियोजन करेंगे, मतलब जो वियोजन अभिक्रिया है हमारी, वो सभी वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि पदार्थ तभी वियोजित होगा जब उसको ताप देंगे, या तो ऊष्मा देंगे, या तो प्रकाश देंगे, या तो क्या देंगे, विद्युत देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर वियोजन करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं वियोजन अभिक्रिया जो होगी क्या होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया है, क्या आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी ऊष्मा शोषी होती है। अब आप इसको कैसे समझेंगे, तो आपको हमने ऑलरेडी बताया क्या, कि जब पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया होती है तो वहां पर सूर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जब पेड़ पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और जल बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं जो हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारी होगी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और समीकरण। अब आती है बात, इसको ऊष्मा शोषी क्यों कहते हैं, तो क्योंकि हमने बताया पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए वहां पर सूर्य का प्रकाश क्या होगा, सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है। इसका मतलब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश किसका काम कर रहा है, ऊष्मा देने का काम कर रहा है। बिना सूर्य के प्रकाश में ये अपना ग्लूकोज नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। इसलिए सूर्य से क्या कर रही है, ऊष्मा ग्रहण कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की ऐसी विक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी विक्रिया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी विक्रिया, और मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में भी आई होगी। ठीक है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या लिखा हमने, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि आपको हम और अच्छा समझा देते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती होगी या तो हाइड्रोजन की कमी हो रही होगी, तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन में कमी होना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो अभी हमने बताया ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये भी एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम कार्बन देखा जाए, कार्बन कार्बन को जलाते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर पदार्थ में कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही नहीं हो रही, इसलिए यहाँ हमारी कैसी विक्रिया होगी, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब आता है दूसरा अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत होगी। विपरीत कैसे, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही होगी, कमी होती होगी, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका इसके अंदर आपको हमने बताया था यहाँ पर, कि कार्बन की विक्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH4 मीथेन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर पदार्थ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, और एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये भी हमारा कैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब इसके टॉपिक में जो हमने पढ़ा, इसमें कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्या होगा अगर हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करेंगे। क्या क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, क्या पूछा गया है, क्या होगा अगर फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट का हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है,
और इसको क्या किया जाता है, हीट या गर्म करते हैं। तो क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे, हीट मतलब उष्मा देंगे, तो उष्मा देने से इसमें जो जल का अणु है, 7 अणु जल के हैं, वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और ये बन जाएगा FeSO4। और उसके साथ साथ 7 अणु क्या हो जाएंगे, जल के बाहर चले जाएंगे। और फिर से क्या कहेगा, अब अगर इसको हम दोबारा से हीट करेंगे फेरस सल्फेट को, तो फेरस सल्फेट को अब दोबारा से अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, मतलब आयरन सल्फेट को गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बन जाएगा। उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस बनती है। अब आइए बात यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है, मतलब कि आपका पहले फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था, और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब हमने हीट किया, हीट करने से क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और दोबारा से हीट किया तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल था ये किस कलर का होता है, तो याद रखिएगा ये हमारा हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या होगा, फेरस सल्फेट का बन जाएगा। इसका मतलब अब इसका कलर चेंज होगा कहीं ना कहीं, तो क्या बन जाएगा इसमें, याद रखिए सफेद रंग का हमें आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर से अगर हम फेरस सल्फेट को लेते हैं व्हाइट क्रिस्टल को, तो फेरस सल्फेट के अगर हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन जो बनती है, ठीक है। और अगर इसके रिएक्शन क्या करते हैं हम, हरे कलर का होता है ये, दोबारा ये फेरस सल्फेट सफेद था, और जब ये फिर से इसका हम हरे कलर का लेते हैं FeSO4, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये हरा कलर अगर हम लेते हैं जिसमें कुछ अणु जल के रहते हैं, तो क्या होगा, अगर हम इसको फेरस सल्फेट का हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगी। तो याद रखना ये फेरिक ऑक्साइड जो है ये हमारा किस रंग का होता है, ये हमारा रेडिश ब्राउन, क्या होता है, ये भूरे रंग का होता है। क्या होता है, ये हल्का भूरा रंग का होता है, ठीक है, मतलब लाल भूरा रंग का। रेडिश ब्राउन मतलब लाल और भूरे रंग को मिलाकर जो बनता है उसे हम रेडिश ब्राउन बोलते हैं। तो इस टाइप से हमें बनेगा, ठीक है। और ये रेडिश ब्राउन का मतलब कैसे बनेगा, याद रखना हरा और सफेद मिलकर बनाता है भूरा और लाल, ठीक है, लाल भूरा जिसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। और पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति बताइए, तो याद रखना यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। फेरस सल्फेट को गर्म किया जाएगा तो किस किस में कलर में ये बदलेगा, तो हरे रंग का अगर फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे सफेद रंग में बदलेगा, और हरे और सफेद रंग को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हरे रंग का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जब बनेगा फिर इसको हीट करेंगे तो ये भूरे लाल रंग का बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा अगर हम चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रख दिया जाए, क्या किया जाएगा, सिल्वर क्लोराइड को, अगर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में रख दिया जाएगा तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अभिक्रिया लिखाइए और संतुलित समीकरण दीजिए। देखते चलिए, सबसे पहले अगर हम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं इसका फार्मूला होता है AgCl, ठीक है। अगर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। मतलब ये सिल्वर क्लोराइड का जो क्रिस्टल था ये सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। ये सूर्य की उपस्थिति में रखने पर क्या हो जाएगा, ये ग्रे कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रे। ग्रे मतलब ये भूरे, जैसे चांदी होती है वैसे भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। और उसके साथ साथ ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो याद रखना ये हमारी दो प्रकार की हो सकती है। पहला हमारे पास वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। और कैसी वियोजन, तो याद रखना है सूर्य की उपस्थिति में हो रही है। कैसी अभिक्रिया हो रही है, वियोजन, सूर्य के प्रकाश कारण, इसलिए इसको हम प्रकाशी वियोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्रकाशी वियोजन के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और उसके साथ साथ ये किस प्रकार की बिक्री, ये भी हमने बता दिया। और दूसरा किस प्रकार की बिक्री होगी, वियोजन के साथ साथ ये एक प्रकार से ऊष्मा शोषी होगी कि नहीं होगी, ऊष्मा शोषी भी ये बिक्रिया हो जाएगी हमारी। तो ये हो गया। इसी प्रकार अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को AgBr को भी सूर्य के ऊपर से रखते हैं, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है, तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी सेम टू सेम रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। ये भी एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा गया कि इसीलिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम गहरे रंग की बोतलों में, गहरे रंग की बोतलों में भरकर क्यों रखते हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को गहरे रंग की बोतलों में भरकर इसलिए रखा जाता है ताकि ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में ना आए। क्योंकि अगर ये संपर्क में आ जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा और सिल्वर और क्लोरीन गैस में ये टूट जाएगी। इसलिए सूर्य के प्रकाश की
न पढ़ पाए, ताकि इसका अपघटन ना हो सके, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, गहरे और जो है कलर बोतलों में भर के रखा जाता है। किससे बचाने के लिए? सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का ये जो सूर्य के प्रकाश में विक्रिया होती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना, इसका उपयोग क्या करते हैं हम, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। क्या करते हैं हम? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, इस वाले रिएक्शन का। तो अगर आपसे पूछे श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयोग की जाने रिएक्शन का, विक्रिया का नाम बताए, तो याद रखना सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की वियोजन होगा, तो हमने क्या बताया, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए कैसे वियोजन होगा, ये प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है इसका संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सिल्वर एक है, इधर भी सिल्वर एक है, क्लोरीन इधर दो है, इधर क्लोरीन एक है, इसलिए क्लोरीन को हम दो करेंगे, सिल्वर दो हो जाएगा, और यहाँ पर भी सिल्वर दो हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को भी ऐसे हम करेंगे, तो सिल्वर के आगे हम दो लगा देंगे, सब बैलेंस हो जाएगा आपके पास। अब बात है, ये पूछा गया कब का क्वेश्चन है, तो याद रखना ये हमारे पास 2025-24, 2025, 2024, 2023 और 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये हो गया हमारे पास कुछ क्वेश्चन। ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि विद्युत वियोजन क्या होता है। देखिए गौर से, क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत वियोजन क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए, और वहां पर जो है निकलने वाली गैस का अनुपात बताइए, निकलने वाली गैस का अनुपात बताइए, और उसके साथ साथ उनके द्रव्यमान का अनुपात बताइए। ठीक है। याद रखना, तो जब हम यहाँ पर विद्युत वियोजन किसका पूछेगा, जल का वियोजन। ठीक है। जल का विद्युत वियोजन क्या पूछेगा आपसे, जल का विद्युत वियोजन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का विद्युत वियोजन से आप क्या समझते हैं, निकलने वाली गैस का नाम बताइए। ठीक है। और उसके साथ साथ उनका अनुपात बताइए, और उसके साथ साथ उनके द्रव्यमान का अनुपात बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए, जब हम एक क्या लेते हैं, बड़ा सा टैंक लेते हैं, एक बड़ा सा हम पॉट लेते हैं, पॉट में दो रॉड लगी होती है, एक एनोड लगी होती है और एक कैथोड, दो रॉड लगी होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जल को डाल देते हैं, और जल को डालने के बाद बाहर से क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो हमारे पास जो H2O होता है, H2O क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हम जल का क्या करेंगे, जल का हम विद्युत वियोजन करेंगे, क्या करेंगे हम, विद्युत वियोजन करते हैं, तो जल का विद्युत वियोजन करने से वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। अब सबसे पहले इसका संतुलित समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन इधर दो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन एक है, इसलिए ऑक्सीजन करेंगे हम दो, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार, इसलिए हाइड्रोजन को भी हम दो कर देंगे। ये हो गया संतुलित समीकरण। फिर आपसे हमने क्या पूछा, आपसे पूछा कि यहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी और कैथोड। देखो हमने बताया ना, एक क्या होती है, एक हमारे पास रॉड होती है एनोड, और एक होती है हमारे पास कैथोड। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी और कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी। तो याद रखना, एनोड पर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। इसलिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरा इसमें क्या पूछता क्वेश्चन कि जो निकलने वाली गैस है उनका अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ पर दो भाग हाइड्रोजन निकल रही है, तो एक भाग हाइड्रोजन निकल रही है। तो अगर इनके द्रव्यमान का अनुपात पूछेगा, तो बताइए कि इनके द्रव्यमान का अनुपात बताइए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर दो भाग है, मतलब यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पर, तो हाइड्रोजन हमारे पास आएगा, हाइड्रोजन गैस कितना हमारे पास, हाइड्रोजन गैस का अणुभार होता है दो, और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16 दूनी 32। ठीक है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, उनके हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन गैस टोटल दो भाग है, मतलब अगर दो गुणे क्या करेंगे हम, दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ग्राम। ठीक है। दो गुणे दो करेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास 4 ग्राम आ जाएगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना निकल रही है यहाँ पर, 16 दूनी 32 ग्राम। अब देखिए अगर द्रव्यमान का अनुपात देखा जाए, 4 और 32 का अनुपात देखें, 4 × 4 4 × 8 = 32, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:8। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जल का विद्युत वियोजन बताइए, निकलने वाली गैस का नाम बताइए, और एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, और उनके गैस के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आपके ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। ठीक है। और उसके साथ साथ उनके आयतनों का अनुपात पूछेगा, 2:1 हमने बताया, उनके द्रव्यमान का अनुपात पूछेगा तो 1:8 होगा। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल के विद्युत वियोजन में, जल के
विद्युत वियोजन में हम क्या करते हैं, कुछ बूंद क्या करते हैं कुछ बूंद हम कोई अम्ल का कुछ बूंद जो है अम्ल मिलाना पड़ता है, कुछ बूंद अम्ल डालते हैं, कारण बताइए। तो क्या बताया अभी हमने कि जल के अंदर कोई भी अगर हम साफ पानी लेते हैं तो वह अपने आयनों में वियोजित नहीं होता, इसलिए जल के अंदर हम कुछ मात्रा में क्या करते हैं, अम्ल मिला देते हैं। अम्ल क्यों मिलाते हैं, क्योंकि हमने बताया ना इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। क्या प्रवाहित करनी है, विद्युत धारा। अगर हम प्योर वाटर लेंगे तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए रिएक्शन को पॉसिबल कराने के लिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ अणु अम्ल के मिला देते हैं। अब जब हम कुछ अणु अम्ल के मिलाते हैं, देखो होता क्या, मान लो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो अम्ल को पानी में डालने पर क्या होता है, अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, वो वियोजित हो जाते हैं। और इसलिए जब अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं तो विद्युत धारा का क्या करेंगे, ये प्रवाह करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जल का विद्युत वियोजन करने के लिए हमें इसमें जल के अम्ल के कुछ अणु मिलाने पड़े ताकि जल अपने आयनों में क्या हो जाए, टूट जाए और विद्युत धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। इसलिए हमें जल के में क्या कहते हैं, कुछ अणु हमें किसी अम्ल के मिलाने पड़ते हैं, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। और अगर हम जलीय विलयन नहीं लेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। और उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगला भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत वियोजन, ठीक है, देखते रहिए, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन और उसके साथ साथ ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले विद्युत वियोजन क्या बोलते हैं, जब किसी पदार्थ का वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित होने से, किससे हो, विद्युत धारा प्रवाहित होने से होता है तो इसको हम इस प्रकार के वियोजन क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन। प्रकाशीय वियोजन किसे बोलते हैं, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ वियोजित या अपघटित हो जाता है तो सूर्य के प्रकाश से वियोजित होने के कारण घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। और ऊष्मीय वियोजन किसे बोलते हैं, जब हम किसी पदार्थ या अणु में क्या करते हैं, ताप या ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, ऊष्मा प्रवाहित होने से पदार्थ अपने आयनों या अपने परमाणुओं में टूट जाता है, तो ऐसे वियोजन क्या बोलते हैं, तापीय या ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, कौन सा, ये हम ले रहे हैं ऊष्मीय वियोजन का, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला लेते हैं हम ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन में देखिए हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसको लेड नाइट्रेट, क्योंकि जब लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाएगा। और अभी हमने बताया किस कलर का होता है, यहाँ एक सफेद रंग का होता है। जो लेड ऑक्साइड होता है किस रंग का होता है, हमने बताया ना पीले रंग का होता है, क्या होता है, पीला रंग का होता है। ये किस रंग का होता है, ये भूरा रंग का होता है। और इसका समतुल्य समीकरण लिख सकते हो आप। तापीय भी उसमें भी हम किससे लिखे थे, यहाँ पर डॉट डेल्टा लगाते थे। दूसरा लेते हैं विद्युत वियोजन, दूसरा कौन सा लेते हैं हम एग्जाम्पल, विद्युत वियोजन का। तो विद्युत वियोजन का भी एग्जाम्पल अभी हमने लिखा कि अगर हम जल लेते हैं, जल का क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से जल क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है और ये दो भाग हाइड्रोजन बनेगा, एक भाग ऑक्सीजन, और ये हमारा संतुलित समीकरण भी हो जाता है। और ये कैसे वियोजन होगा, विद्युत वियोजन, ठीक है। अनुपात पूछेगा, आयतनों का अनुपात तो हमने बताया 2:1 उनके द्रव्यमान का अनुपात पूछेगा तो 1:8 निकाल के भी बताया है। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा होगा, तीसरा एग्जाम्पल हमने कौन सा लिखना है, तीसरा लिखना हमारे पास प्रकाशीय वियोजन। तीसरा लिखना हमारे पास प्रकाशीय वियोजन। तो देखिए प्रकाशीय वियोजन के अंदर अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, कौन सा लिया था, सिल्वर क्लोराइड का। अगर सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, सूर्य के AgCl होगा, ठीक है। अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लिखते हैं तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, मतलब सूर्य के प्रकाश में अपने सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारे पास प्रकाशीय वियोजन। तो मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक आ रहा है यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो याद रखना रेडॉक्स अभिक्रिया देखा जाए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, रेडॉक्स जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना, रेड और ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं हम, अपचयन। और दूसरा है ऑक्सीडेशन, जिसको बोला जाता है उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। और अभी हमने आपको बताया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन क्या होता है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। अपचयन किसे बोलते हैं, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इसका मतलब
अगर रेडॉक्स अभिक्रिया होगी तो उसमें ये दोनों घटनाएं क्या होंगी, साथ साथ होंगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब एक पदार्थ अगर ऑक्सीजन को त्याग रहा है, ऑक्सीजन की कमी कर रहा है, दूसरा पदार्थ क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि कर रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई तो क्या बन गया, ये कॉपर बन गया और हाइड्रोजन में जल बन गया। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है और ये क्या बन जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या होगी, यहाँ पर कमी हो गई, कमी हो गई, इसलिए क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया और क्या बन गया, जल बन गया। इसका मतलब इस वाले में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और ये दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रही है, इसलिए हमारी कैसी अभिक्रिया होगी, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ऐसे जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया कराते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीजन कमी हो गई, जिंक बन गया। और कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो इसमें कमी हुई इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और इसमें क्या हो रही है, वृद्धि, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और एक ऐसी अभिक्रिया होगी हमारे पास, ये अभिक्रिया हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और भी हम आपको दिखाते हैं। पहले जैसे पहली रिएक्शन में लिखा था ना, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड विथ HCl के साथ रिएक्शन होती है तो MnCl2 बन जाता है, विथ उसके साथ साथ H2O बनेगा और Cl2 बनता है। पूछेगा ये किस प्रकार की विक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है ये किस प्रकार की विक्रिया है, अभिक्रिया का नाम बताइए और इसका संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखिए संतुलित समीकरण अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है, कि यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 2 4 बना, इसलिए यहाँ पर आगे 4 लगा देंगे। और 4 लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 लगाने से हो जाएगा हमारे पास बैलेंस कंप्लीट। और हाइड्रोजन भी 4 होगा, हाइड्रोजन क्या करेंगे हम 2 कर देंगे 4, और पूरी पूरी रिएक्शन हमारी कम बैलेंस हो जाएगी। अब इस अभिक्रिया का अगर नाम देखा जाए, संतुलित समीकरण हमने लिख दिया, अब नाम देखते हैं। तो नाम जो होगा यहाँ पर देखिए, मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीशियम की क्या हो रही है, मैग्नीज ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और दूसरे वाले में देखिए हाइड्रोजन की क्या हो रही, हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है। अब हाइड्रोजन की कमी होगी तो कैसे समझेंगे, तो अब देखो अगर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी। अगर अपचयन होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो इस वाले में अगर ऑक्सीजन से देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए इसका अपचयन कर दिया। इस वाले में ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रही है, कमी हो रही है। और हाइड्रोजन कमी होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, इसलिए इसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, इसलिए हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, याद रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला लास्ट टॉपिक जिसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण क्या होता है, जब नमी या धातु की उपस्थिति में कुछ समय के लिए लोहे को रख दिया जाता है, उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और भूरे रंग की परत चढ़ने को जंग लगना कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, लेकिन केवल धातु के ऊपर नहीं, सभी धातु के ऊपर, जैसे अगर आपसे पूछा जाए सिल्वर के ऊपर अगर संक्षारण होगा तो उस पर उसका रंग कैसा होगा, तो याद रखना अगर कोई सिल्वर होता है, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी पर अगर संक्षारण होगा तो किस रंग की हो जाएगी, वो काले रंग की हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिल्वर का काला रंग हो जाना किसका कारण है, तो याद रखना संक्षारण का कारण है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा संक्षारण से बचने के उपाय बताइए, तो आपको पता है संक्षारण से बचने के उपाय हमारे पास बहुत से हैं। कौन कौन से हैं, कि संक्षारण से जो बचने के उपाय हैं वो है, संक्षारण को बचाने के लिए हम बहुत सी विधियां अपनाएं, जैसे धातु के ऊपर पेंट कर देते हैं, और संक्षारण को धातु से बचने के लिए धातु को मिट्टी के तेल के डिब्बे में रखा जाता है, और संक्षारण से बचने के लिए हम उसके ऊपर क्या करें, किसी अधिक अपिक्रियाशील धातु की क्या करेंगे, परत चढ़ा दिया जाता है। और संक्षारण से बचने के लिए धातुओं को हम ग्रीस या मिट्टी के तेल के डब्बे में रख देते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर धातु को हमें संक्षारण से बचाना तो हम क्या करेंगे, उसको मिश्र धातु में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, मिश्र धातु में बदलते हैं। मिश्र धातु होती क्या है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक पदार्थ धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक और आता है जिसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोला जाता है, गैल्वेनीकरण द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। गैल्वेनीकरण क्या है, किसी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, और ये हो गया आपका संक्षारण और संक्षारण से बचने के उपाय। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आ रहा है आपके पास, विकृत गंधिता। तो जैसे हम जानते हैं जब हम वसा युक्त कोई तैलीय खाद्य पदार्थ क्या करते हैं, खुले में या लंबे समय तक ऐसे रख दिया जाता है तो उसका स्वाद और रंग क्या हो जाता है, स्वाद और रंग बदल जाता है। तो स्वाद और रंग बदल जाएगा तो जिसके कारण वो क्या होगा, खराब गंध आने लगती है। तो इसीलिए
जब किसी खाने वाली पदार्थ के अंदर उसकी गंध क्या हो जाए, बदल जाए, मतलब गंध खराब हो जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। और अगर विकृत गंधिता से हमें बचाना है पदार्थों को, क्या करेंगे, तो विकृत गंध से बचने के लिए हम क्या करते हैं, खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है आपके पास, नाइट्रोजन गैस में हम भरकर रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और इसमें बोर्ड में आने वाले एग्जाम्पल और इसके और भी कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन समीकरण। अब समीकरण क्या है, कौन सी विक्रिया रिएक्शन करेगी, कौन सी नहीं करेगी, तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 में जो धातु धातु नाम का चैप्टर है उसमें पढ़ाया गया है। हालांकि हम आपको यहाँ पर बता देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी विक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसमें उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, ए और बी सी हमने लिया, ए ने क्या किया, बी को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, तो ए सी बन जाएगा और बी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, हम कैसे समझेंगे कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। किसको पढ़ते हैं हम, सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता की श्रेणी होती है, जिसमें धातुएं किसी क्रम में उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार व्यवस्थित की जाती हैं। वो श्रेणी हम लिख देते हैं यहाँ पर। वो श्रेणी क्या है, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे लिखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए तो देखिए गौर से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जितनी भी धातुएं ऊपर आ रही हैं वो क्या करेंगी, वो अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे। मतलब अगर हम जिंक लेंगे HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन कॉपर की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, याद रखना इस बात को। ऐसे अगर हम क्या करेंगे, ऐसे अगर हम जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम कॉपर का टुकड़ा जिंक सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अब आइए कारण देखते हैं। जिंक यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, इसलिए जिंक क्या करेगा, अधिक अभिक्रियाशील, इसलिए हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा और बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। ये भी विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब कॉपर हाइड्रोजन HCl से विक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, इसलिए कम अभिक्रियाशील होगा। जिंक की कॉपर सल्फेट से विक्रिया कराएंगे तो जिंक ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, इसलिए जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन कॉपर की जिंक सल्फेट से नहीं होगी, क्योंकि कॉपर अब नीचे आ रहा है और जिंक ज्यादा विक्रियाशील है, इसलिए कॉपर जिंक को उसके स्थान से विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऐसी विक्रिया क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और इसको समझने के लिए हमें सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में जो कुछ पूछे गए हैं कि बताइए कि अगर हम आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराएं और जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराएं और एल्युमिनियम की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट के साथ कराएं, तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया है जो कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगी और कौन जल्दी करेगी, ये भी याद रखना है। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पर पूछे कौन सबसे तेजी से विस्थापित करे, पहले बताओ रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं, तो याद रखना ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इतने में हो जाएगा आपका। देखिए आयरन कहाँ पे आ रहा है, आयरन यहाँ पे आ रहा है Fe, तो इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा। लेड हाइड्रोजन कॉपर लिख देते ना, Cu कॉपर, तो कॉपर नीचे है आयरन ऊपर, इसलिए कॉपर हटा देगा और ये बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर चला जाएगा। इस वाले में भी विक्रिया हो जाएगी, जिंक ऊपर आ रहा है कॉपर, इसलिए जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर चला जाएगा। एल्युमिनियम भी हो जाएगा रिएक्शन, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइज, याद रखना इसका फॉर्मूला। और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। रिएक्शन तो सब में हो जाएगी, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें से सबसे तेजी से कौन विस्थापित करेगा कॉपर को। तो आप देखिए, जिंक सबसे ऊपर आ रहा है, तो सॉरी एल्युमिनियम सबसे ऊपर आ रहा है, जिंक उससे नीचे और आयरन उससे नीचे है। इसका मतलब सबसे तेजी से कॉपर कौन विस्थापित करेगा, एल्युमिनियम करेगी, इसलिए एल्युमिनियम यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी से क्या करेगा, कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। ये हुई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा अगर जिंक के टुकड़े को, ठीक है, जिंक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा। तो याद रखिए, जब हम जिंक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देगा और विलयन का रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब जो हमारे हरे रंग का विलयन था कॉपर सल्फेट का, वो क्या हो जाएगा, नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर हरा रंग क्या हो जाता है,
पर बदल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई है और आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे इसमें पूछेगा कि जो है, अगर इसी में पूछ ले कि बताओ अगर इन सब की रिएक्शन आयरन की, चलिएगा आयरन की, जिंक की और एल्युमिनियम की, अगर तीनों की रिएक्शन अगर हम आपसे करा दें H2SO4 के साथ, देखते चलिएगा H2SO4 के साथ इसकी भी करा दें, इसकी भी करा दें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और इसकी भी विक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दें, तो बताइए इसमें से कौन सी गैस निकलेगी और बनने वाला पदार्थ पहले बताइए। तो यहाँ पर भी आयरन सल्फेट बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी स्थापित होगी क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है और ये सब ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी बाहर जाएगी। यहाँ पर भी एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी क्योंकि ये अम्ल है। और उसके साथ साथ अब आपसे पूछा जाएगा कि निकलने वाली गैस क्या है, निकलने वाली गैस हमारी हाइड्रोजन होगी। और इसकी पहचान क्या था हमने बताया, कैसा होता है, पटपट की आवाज के साथ जलती है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर पूछा गया है, जो मेन क्वेश्चन है वो पूछा गया इसमें से सबसे जल्दी किसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आप बताइए किसका जो पटपट की आवाज होगी या उसके अंदर जो पानी का जो बबल होगा वो इतने सबसे ज्यादा तेजी से किसमें निकलेगा। तो याद रखना एल्युमिनियम ज्यादा पावरफुल था, इसलिए एल्युमिनियम का जो रेट होगा हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने का वो सबसे अधिकतम होगा। मतलब इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा अधिकतम हाइड्रोजन गैस एल्युमिनियम के कारण जल्दी से निकलेगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और आपको हमने कुछ कारण बताया भी था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है आपसे कि बताइए कोयले का दहन, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयले का दहन, क्वेश्चन पूछा गया है जो कोयला होता है, कोयले का दहन कैसी विक्रिया, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि श्वसन कैसी विक्रिया है, इसका कारण बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेचुरल गैस होती है, मतलब प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। और ये किस प्रकार की बिक्री है ये भी बताना है। उसके बाद नंबर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि सब्जियों का अपघटन, सब्जी या पेड़ पौधों का सब्जियों का अपघटन, ठीक है, ये भी बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया को और कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए अगर कोयले की बात करें तो कोयला मतलब कार्बन, धान मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊष्मा भी निकलेगी, क्योंकि हमने बताया ना जब किसी चीज को जलाया जाता है, दहन कराया जाता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। इसलिए कोयले का दहन कैसी बिक्री होगी, ऊष्मा क्षेपी बिक्री होगी। कैसी बिक्री होगी, ये ऊष्मा क्षेपी बिक्री होगी। दूसरा श्वसन, श्वसन हमने बताया ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है लेकिन हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए श्वसन कैसी विक्रिया होगी, ये भी हमारी ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होगी। अब पूछा है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक मतलब मीथेन गैस का अगर हम दहन करेंगे, तो अभी हमने एग्जांपल बताया था ना, जब मीथेन का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में टूटेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी। इसलिए मीथेन का जो दहन होगा, मतलब प्राकृतिक गैस का दहन कैसी बिक्रिया होगी, ये भी ऊष्मा क्षेपीय बिक्रिया होगी। सब्जियों का अपघटन, तो सब्जियों का अपघटन देखते चलिए, ये भी एक प्रकार की कैसी बिक्री होगी, ऊष्मा क्षेपीय बिक्री होगी, क्योंकि सब्जी क्या होगी, अपघटित हो जाएंगे और खाद में परिवर्तित हो जाएंगे और ऊष्मा भी निकलेंगी। वियोजन अभिक्रिया, तो याद रखना जो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है वो सभी वियोजन को कराने के लिए, विक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ताप या फूल की वस्तु मिलती है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया कैसी हो जाएंगी, ये वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो ये हो गया आपके पास पहला चैप्टर और पहला चैप्टर के कारण, ठीक है। और जो अगर आप क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं जैसे संक्षारण वगैरह से, संक्षारण वगैरह जो आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए संक्षारण में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कॉपर का दहन किया जाएगा तो वो क्या बनेगा, ठीक है। तो याद रखना कॉपर क्या होता है, हमारे पास रेड कलर का होता है और इसको दहन करते हैं तो ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और ये किस कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, ठीक है, पहला। दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया अगर हम कॉपर ऑक्साइड की विक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो बताओ क्या होगा। तो अभी हमने बताया ना ये काले रंग का होता है कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए किसमें होगा, तो कॉपर का जब हाइड्रोजन से विक्रिया कराएं तो कॉपर क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा और H2O बन जाएगी। ये कैसी बिक्रिया होगी, ये हमारी रिडॉक्स बिक्रिया होगी। उसके साथ साथ क्यों होगी, क्योंकि एक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और एक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अगर कलर पूछा जाए तो वो काले से फिर क्या हो जाएगी, ये काले से फिर ये रेड मतलब कि लाल कलर का हो जाएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन
पूछा गया है। और आपको हमने बता ही दिया कि संक्षारण क्या है और संक्षारण में किसके ऊपर संक्षारण होने पर कौन से कलर का बनता है। ठीक है, संक्षारण बता ही दिया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, अगर लोहे का संक्षारण होगा, क्या होगा, लोहे का संक्षारण होगा तो इसका किस रंग का हो जाता है। दूसरा पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर चांदी का अगर हम संक्षारण करेंगे तो चांदी का संक्षारण होने पर वो किस रंग की हो जाती है। और तीसरा पूछता है कि अगर हम कापर, कापर मतलब कापर धातु का संक्षारण हो तो वो किस कलर की हो जाएगी। तो याद रखना, अगर लोहे का संक्षारण होता है तो वो हो जाता है आपके पास हल्के भूरे रंग का, क्या हो जाता है ये, हल्के भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, और चांदी का अगर हम संक्षारण करें तो वो क्या हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। और जब कॉपर का अगर संक्षारण होता है तो वो क्या हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका रंग हरा हो जाता है। ये इसकी पहचान होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और उसके साथ साथ ये चैप्टर भी आपको अब क्लियर हो गया होगा और आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।